नमस्कार, मैं शुभम दीक्षित। जैसा कि आजकल देख रहे हैं, हमारे देश में एक मामला बहुत तेज़ी से तूल पकड़ रहा है कि जेएनयू के दीवारों पर जो लिखा मिला ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनियों भारत छोड़ो, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ हमारे साथ राजनीति विभाग के कुछ छात्र बैठे हैं, इनसे हम वार्तालाप करेंगे इसके विषय में। भैया, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम प्रकाश सिंह है, परास्नातक छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ। जैसे आपने कहा कि जेएनयू की दीवारों में एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहाँ की दीवारों पर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनियों भारत छोड़ो। तो मैं खुद ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग उस दौर में नहीं पैदा हुए थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग यहाँ पर थे, नहीं तो उनको भी कहते ये भारत छोड़ो। तो अगर वो पंडित लाल नेहरू जी को कहते तो देश को IIT और IIM को ख्वाब देने वाले लोग ना होते। वो जिस शैक्षणिक संस्थान में लिख रहे हैं उसके प्रतिष्ठा उसके जो संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनको ही कह रहे हैं ब्राह्मण छोड़ो। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा कहने वाले भारत छोड़ दें, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और रही बात कि उनकी क्या मानसिकता, मैं तो ये कह सकता हूँ कि एक विशेष तौर की रणनीति के तहत ये कहा जाता है। या वो यहाँ के वहाँ पे कुछ कहा जाता है ना कि अपने घर में ही कुछ लोग जयचंद होते हैं। अच्छा, तो वे कौन लोग हो सकते हैं या कौन लोग हैं जो ऐसा षड्यंत्र करते हैं या ऐसी मानसिकता रखते हैं और देश को ऐसे विभाजित करने का प्रयास करते हैं? मैं तो यही मानता हूँ कि जिन लोगों की देश में मतलब ना तो कोई राजनीतिक स्तर हो, ना कोई सामाजिक स्तर हो, ना उनका कोई चिंतन करने की क्षमता हो, तो वो जो एक लकीर खींची रहती है उसके सापेक्ष में बड़ी लकीर खींचने से पहले वो उस लकीर को मिटाने का प्रयास करते हैं। अमन भाई, आपका क्या राय है इस पर? आप प्रकाश जी ने जैसा आपसे बता दिया, एक बड़े शैक्षणिक संस्थान पे अगर इस तरीके की बात लिखी जा रही है, ये चिंता का विषय है। जहाँ के लोग दावा करते हैं कि यहाँ पर धर्म, जात, मजहब से ऊपर की चीज़ें होती हैं, अगर उन जगहों के दीवारों पर ऐसे शब्द लिखे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत चिंता की विषय है। और जहाँ तक एक फाइनल अगर मत हमको देना हो, मत क्या कह सकते हैं, एक प्रस्ताव के तौर पर, वह यह है कि निश्चित तौर पर ये समाज के वो अराजक तत्व हैं, जैसा प्रकाश ने बोला, जिनका समाज में ना कोई वर्चस्व है, ना कोई उपयोगिता है, इनका केवल एक ही काम रह गया है, किस तरीके से भारतीय समाज में उथल पुथल है। यह भारत की जो सुचारू व्यवस्था चल रही है, या भारत जो अपने उच्चतम शिखर की ओर अग्रसर है, उस पर किस तरीके से आपसी इस समाज के जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से आपस में ही वोट डाल के लड़ा दिया जाए। और ये भी देखा जा रहा है कि जैसे अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75वां, इस काल में लेकर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसके विषय में क्या है? देखिए, ये काल हमको लगता है 75वां कि हम 1000 सालाहवां भी मना लें तब भी हर समाज कभी आदर्श नहीं हो सकता। वहाँ अराजक तत्व आपको मिलेंगे और इस तरीके के समाज को तोड़ने के लिए, ठीक है, इनके मत हो सकते हैं कि इनके मत विदेशी फंडिंग से जुड़े हों, हो सकते हैं इनके मत भारत की सामाजिक व्यवस्था से एक भूकंप लाने जैसा प्रस्ताव हो, विदेशी फंड, या कह सकते हैं कि ये ऐसे अराजक तत्वों के संपर्क में आ गए हों जिनका मूल उद्देश्य ही भारत की सुचारू व्यवस्था को तोड़ना हो। ऐसे मामलों से निपटने के लिए या ऐसे अराजक तत्वों से हमको कैसे, मतलब छुटकारा कैसे मिल सकता है? देखिए, एक होता है ना कि छुटकारा लेना उनसे होता है कि जिनसे हमारी कुछ विशेष उनसे आवश्यकता हो, तो छुटकारा लेने के लिए हम कोई ना कोई विकल्प निकाल लेते हैं। तो ये वर्ण विशेष को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इसको आप चाहे जिस माध्यम से, चाहे वर्ण विशेष माध्यम से देख लीजिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान के मूल्यों से चलता है। अगर आप इसमें अभी भी ब्राह्मण भारत छोड़ो या बनियों भारत छोड़ो, तो ये सब मतलब एक कुतर की तरह है, मतलब उनके पास कोई तथ्य नहीं है कि उनको कहना क्या चाहिए। राजनीतिक उनके पास कोई पीठाधीश्वर नहीं है कि वो राजनीतिक में अपना वर्चस्व कर सकें। समाज में उनकी लोकप्रियता नहीं है, समाज से बहिष्कृत हैं ऐसे लोग, मानसिक रूप से ऐसे लोग बहिष्कृत हैं। आज हम समाज में एक ऐसे आधुनिक युग में जी रहे हैं। 75वां आपने बताया, अभी जिक्र किया कि 75वां अमृत काल वर्ष मना रहे हैं आज़ादी का हम, जिसमें जताया था हम लोग को एक धारणा बना लेनी चाहिए। जिस तरह इंद्रधनुष के स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, उसमें एक काला रंग भी होता है, तो उसको हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए और 6 रंगों पर हम विचार करें, वो बहुत सुनहरा रंग है। जी बिल्कुल, आपके क्या विचार हैं? देखिए, हम इस पे 2 पहलू ला सकते हैं, तो दृष्टिकोण बन सकते हैं, लेकिन उन दृष्टिकोण पर सत्यता क्या है इस पर चर्चाएं होंगी। तो कौन से 2 पहलू हैं जिनकी चर्चा आप करना? देखिए, पहला दृष्टिकोण ये हो सकता है कि वर्तमान दौर में देखिए हो सकता है मेरा ये तर्क लोगों को रूढ़िवादी लगे, लेकिन इस तर्क पर विचार करना चाहिए। वर्तमान दौर में जिस तरीके से सनातन संस्कृति का एक वर्चस्व, ये एक मत हो सकता है, सनातन संस्कृति का वर्चस्व कायम हो रहा है, उसमें
भाई निश्चित तौर पर ब्राह्मण और वैश्यों को तो आप ईसाई और अन्य धर्म, इस्लाम या अन्य धर्मों में नहीं बदल सकते। आप बदल किसको रहे हैं? दलित को बदल रहे हैं। इसलिए दलितों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम आते हैं इस तरफ, ब्राह्मण और वैश्यों के प्रति दलितों के अंदर एक नफरत की भावना पैदा कर दो। अब आने वाले समय में कल को लिख देंगे क्षत्रिय भी भारत छोड़ो, क्योंकि हमारे इतिहास में ही, हमारे अध्ययन काल में ही ऐसा पढ़ा दिया गया है कि क्षत्रिय मतलब शोषक, क्षत्रिय मतलब अत्याचारी, क्षत्रिय मतलब राक्षस। ये प्रवृत्ति भर दिया गया है लोगों के अंदर। विद्यार्थियों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पढ़ाया जा रहा है कि निश्चित तौर पर वो एक नफरत की भावना पैदा कर ही देंगे। और ये आधार हो सकता है भाई कि आज इन 2 वर्गों का लिखा गया है, कल तीसरे का लिखा जाएगा। एक को तो आप आसानी से इतना मानसिक उसका ब्रेन वॉश कर देंगे कि भाई आपके साथ सदियों से शोषण हुआ है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आओ आओ। इस भावना से आप भारत की व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, ईसाइयों या इस्लामों के हवाले कर सकते हैं। ये एक तर्क हो सकता है। और एक दूसरा तर्क है कि भाई देखो, जो ये वर्ण व्यवस्था की आपने जो चर्चा कर दिया है कि एक विशेष वर्ण को ही क्यों टारगेट किया गया है, हो सकता है कि इसके पीछे भी 2 राजनीतिक पहलू हो सकते हैं। एक तो कुछ लोग वोट की राजनीति करना चाह रहे हों, भाई ब्राह्मण और वैश्यों को और क्षत्रियों को टारगेट करा दिया जाए और दलितों का एक व्यापक वाला वोट अपने खेमे में ले लिया जाए। क्योंकि वर्तमान सरकार के ऊपर भी आरोप लगा दो कि भाई ये सरकार देखो ब्राह्मण और दलितों के विपरीत है और ब्राह्मण दलितों का ही वोट लेना चाहता हो। तो बहुत सारे मुद्दे अपने इसमें घुमा फिरा के आप दोनों पहलू को भी देख सकते हैं। बाकी यही है कि ऐसे अराजक तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या इन सब विषयों को आप धर्मांतरण से जोड़ के देखना चाहेंगे? निश्चित तौर पर देखा भी जा सकता है, नहीं भी देखा जा सकता। देखा क्यों जाएगा? वर्तमान दौर में जिस तरीके से वर्तमान सरकार को ही दे दे, ये कोई आरोप नहीं है। इस सरकार के आने के बाद धर्म परिवर्तनों पर रोक लगा है, बहुत सारे पहलुओं पर, धार्मिक पहलुओं पर काम हुआ है। वर्तमान जो प्रतिनिधित्व हैं, ये देश के प्रतिनिधित्व होने के साथ साथ सनातन संस्कृति के भी प्रतिनिधित्व हैं। योगी जी हों या मोदी जी हों, मैं एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक वर्तमान में अपने देश के प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए जिस तरीके से सनातन संस्कृति को स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है, मठों मंदिरों का पुनः विनिर्माण किया जा रहा है, अपनी ही कुरीतियों को दूर करके इसमें सुंदर से सुंदर व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन सभी चीज़ों से एक विशेष वह वर्ग, वह व्यक्ति, वह समाज जो भारतीय व्यवस्था को तोड़ना चाहता है, भारत में क्रांति होना नहीं देना चाहता, भारत की एक सुचारू व्यवस्था चलने नहीं देना चाहता, वो तिलमिला उठा है। तो वो जानबूझकर वर्ग व्यवस्था की बात कर रहा है, वर्गों को टारगेट कर रहा है, ताकि ये आपस में ही ये वर्ग लड़ते रहे और कोई तीसरा, या वो तो विदेशी हो या कोई अंदर का ही घुसपैठिया, जयचंद्र जैसा प्रकाश ने बोला, अंदर का ही कोई अपना गद्दार हो जो इसका फ़ायदा उठाए और देश को लड़ाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से चर्चा करके। और जैसा कि आप दोनों का मत हमको समान दिख रहा है कि ये सब असामाजिक तत्वों का कार्य हो सकता है समाज को तोड़ने के लिए, हमारे देश को तोड़ने के लिए। तो इस विषय में हम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।